आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से जीवन रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी गई है। दिल्ली जराये के मुताबिक कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। ताम सरकारी तौर पर ऐलान होना बाकी है। इम्कान है कि आज या कल नाम का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी के नाम को खतैयत देने की इत्तला के बाद पार्टी के सीनियर कायदी ने इस फैसले की मुखालिफत शुरू कर दी थी। सदर की दौड़ में शामिल दीगर अरकान कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू, भट्टी विक्रमार्का का नामजद कर रहे थे। मुसलसिल आला कमान को रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर पार्टी आला क़ियादत ने जीवन रेड्डी के नाम का इंतखाब किया है। पता चला है कि रेवंत रेड्डी को तशहीर कमेटी का सदर बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकारी तौर पर जीवन रेड्डी का नाम का कल ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के दाखिली रस्साकशी के दरमियान पार्टी के नए सदर को मुंतखब करने का अमल शुरू हो गया है। इस दरमियान जराये के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस सदर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। हफ्ते को कांग्रेस के सीनियर लीडरों की नए सदर को लेकर मीटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस कमेटी के अरकान ओहदेदार मौजूद थे। सोनिया गांधी की रिहाइश गाह 10 जनपद पर तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली मीटिंग में मौजूद सभी लीडरों ने अपनी अपनी बात रखी। मीटिंग में राहुल गांधी के सदर का ओहदा संभालने का मुतालबा भी किया गया। आखिर में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार हैं। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी से अपील की कि वो फिर से पार्टी की कमान संभालें। इन मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की क़ियादत करनी चाहिए। हाल ही में हुई CWC की मीटिंग में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भी यह मुतालबा किया था, जिसकी कई लीडरों ने हिमायत की थी। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि रियासत के 1200 मराकज़ पर ड्राई रन मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। कोरोना के पहले डोज को खुद लेने के लिए रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने फैसला लिया है। इटाला राजेंद्र ने कहा कि मेरे टीका लेने से अवाम में एतमाद हासिल होगा। उन्होंने हिदायत दी कि निम्स दवाखाने आने वाले मरीजों को वापस न किया जाए, फौरी उन्हें दवाखाने में शरीक करते हुए इलाज किया जाए। इटाला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस पर गलत अफवाहें सामने आ रही हैं, इनमें किसी किस्म की हकीकत नहीं है। अवाम खुद की और ख़ानदान की हिफाजत के लिए टीका लें। किसी को ज़बरदस्ती टीका नहीं दिया जाएगा, मर्जी से टीका लगाया जाएगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में TPUS की तबाद करदा नए साल की डायरी का रस्म इजरा अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में TI पास का क़याम अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम कर रही है और इसमें काम करने वालों को सरकारी मुलाजिमीन की तरह सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हरीश राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत स्केल डेवलपमेंट की बड़े पैमाने पर तशरीह तो कर रही है, लेकिन इसमें दरकार सहूलतें फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने खानगी शोबे में काम करने वाले मुलाजिमीन को तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनकी हर तरह से मदद करेगी। వాళ్ళు అసలు ఇండియాకు రావడమే గొప్ప అంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్కు రావడం అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. ఇలా అమెజాన్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ, యాపిల్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, ఊబర్ కానీ, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ కానీ, ITC కానీ, జాతీయ అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఎన్నో కంపెనీలు ఈరోజు హైదరాబాద్లో పరిశ్రమలు పెట్టడానికి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు పెట్టడానికి వారు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. ఇటు IT రంగంలో, అటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ఇటు అన్ని రంగాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా మనకు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. కనుకనే ఈరోజు నిరుద్యోగ రేటు మనం ఒకసారి చూస్తే భారతదేశంలో అతి తక్కువగా ఉండే 3 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటి. వాస్తవానికి భారతదేశంలో చూస్తే జాతీయ స్థాయిలో నిరుద్యోగ రేటు కంటే తెలంగాణలో నిరుద్యోగ రేటు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. కారణం ఏంటంటే ఇటు ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా తెలంగాణ వచ్చిన 6.5 సంవత్సరాల్లో 1,28,000 మందికి ఇప్పటికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాం.
ఈ మధ్యనే ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, మిగిలిన ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేస్తాం. దాదాపు ఇంకో 50,000 ఉద్యోగాల్ని ప్రభుత్వ రంగంలో భర్తీ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇలా అనేక మంది ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ నెలాఖరులోపు అందరికీ కూడా ప్రమోషన్లు ఇచ్చి ఆ మిగిలిన ఖాళీలను కూడా భర్తీ చేసే దిశగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే 1,28,000 భర్తీ చేసుకున్నాం. మరో 50,000ను కూడా భర్తీ చేయడానికి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. అంటే ఇటు ప్రైవేట్ రంగంలో టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి కార్యక్రమం దేశానికే మొదటిసారిగా తెలంగాణలో తేవడం ద్వారా ఇటు ప్రైవేట్లో పెట్టుబడులు ఆకర్షించినాం. ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మెరుగుపడ్డాయి. ఇటు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఇలా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి కూడా చాలా మేలు జరిగింది. ఇవాళ ప్రజలకు దగ్గరగా పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది. కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడడం వల్ల అనేక కొత్త పోస్టులు మంజూరు అయినాయి. చాలామంది ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు వచ్చినాయి. ఇట్లా చాలా మేలు జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మా తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం వాళ్ళు అసలు ఇండియాకు రావడమే గొప్ప అంటే तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए कहा कि अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान होना बाकी है। उन्होंने एक सवाल पर सरकारी तौर पर उनका नाम का ऐलान होने के बाद वो पार्टी की तशहीर का काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। केसीआर जब केटीआर को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं तो वक्त आने पर वो भी आला ओहदे पर फायज हो सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो जल्दबाजी से कोई चीज़ या ओहदा हासिल करने वालों में से नहीं है, बल्कि वो काम करते हुए उसको हासिल करेंगे। उन्होंने दीगर सवालात का जवाब देने के बजाय कहा कि सरकारी तौर पर ऐलान आने के बाद ही वो मुफस्सिल जवाब देंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआरके भवन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात तमाम महकमे जात के मुलाजिमीन की तरक्की का जायजा लेने के अलावा अजला में धरनी पोर्टल के जरिए ज़रई अराजियात की रजिस्ट्री और अराजियात की तफसीलात के मुताबिक तबादले इख्तियार करने के अलावा देहात में किए जाने वाले पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान किए जाने वाले तरक्याती इक़दाम से मुताबिक तफसीलात हासिल करते हुए कई एक हिदायतें दी। रियासत में बहुत जल्द केटी रामाराव चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने वाले हैं। ये खबरें तेजी से जारी हैं और यह भी खबर वायरल हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अपने बेटे केटी रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में रियासती भारतीय जनता पार्टी के सदर बंडी संजय ने तनकीद की है। संजय ने कहा कि मजीद 3 साल तक चंद्रशेखर राव ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर को अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने का कोई इरादा नहीं है। बंडी संजय ने वरंगल के अपने दौरे के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कोई भी इंतखाबात हों, अवाम बीजेपी को ही वोट देगी। उन्होंने कहा कि दुबाक और जीएचएमसी इंतखाबी नतायज इस बात की गम्माजी करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 6 सालों से केसीआर फैमिली पर बदउनवानी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही के चंद्रशेखर राव की बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों को बेनकाब कर दिया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों में मुस्तकबिल में भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत होगी। అన్నపట్టున్నాడు ఇవాళ కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అంటాడు చేస్తా అని చెప్పి బయటికి లీక్ చేస్తారు పేపర్లో లీక్ చేస్తారు మీరు ఎట్లా బ్రేకింగ్ పెడతారు పేపర్లో కేసీఆర్ ఫ్రంట్ పై పెడతారు ఐటమ్ మళ్ళీ రెండు చేస్తారు సంతోషాలు చెప్తారు మళ్ళీ ఎవరు పంపించాలి మరి కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేస్తారట అనే పని సంతోష్ రావు ఆయన ఇస్తాడు ఇద్దరు మధ్య పుట్టడ పెట్టిస్తాడు ఈయన 3 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి దుబాక ఎన్నికల్లో కానీ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు కానీ ప్రజలైతే తీర్పునిచ్చారో నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారో ఆ ఫలితాలే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఏ ఎన్నికలు జరిగినా కూడా అవే ఫలితాలు పునరావృతం కాబోతున్నాయి. దీని ప్రధాన కారణము ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క కుటుంబ పాలన, అవినీతి పాలన, గడీల పాలన, ప్రజా వ్యతిరేక పాలన. దానికి నిరసనగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ పడుతున్నారు, ఓటు బ్యాంక్గా మారబోతున్నారు.
టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కొనే దమ్మున్న పార్టీ, ధైర్యం ఉన్న పార్టీ, అటువంటి కార్యకర్తల పార్టీ కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ అని భావించి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం భారతీయ జనతా పార్టీ అని భావించి అలా ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడ పోయినా, ఏ గ్రామానికి పోయినా, ఏ మండలానికి పోయినా, ఏ జిల్లాకు పోయినా ఇక్కడ కూడా లోపతండాలుగా తరలి వచ్చి అలా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు స్వచ్ఛందంగా మద్దతు చెప్తా ఉన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు యజా రాజా తదా ప్రజ. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా దోచుకుంటున్నాడో ఇవాళ స్థానిక శాసనసభ్యులు కానీ, మంత్రులు కానీ ప్రజల ఆస్తులను, ప్రభుత్వ ఆస్తులను దోచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ జనగామలో కూడా అదే పరిస్థితి. ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు ఏ విధంగా బతుకమ్మ కుంటలను ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నారో, ఏరియాలలో ఏ విధంగా కబ్జా చేస్తున్నారో మీడియా మీద మీడియా మీద రాసి చేతులు మూస్తున్నాయి. చూపట్టి మా కెమెరామెన్ అందరికీ చేతులు మూస్తున్నాడు అగదోడు అని చెప్పంటున్నారు. वोट बराए नोट का केस एसीबी अदालत में चल रहा है। केस की समाअत जारी है। रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी उदय सिम्हा वेस्टर्न अदालत हाजिर हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अर्जी दाखिल की कि यह केस काउंसिल से ताल्लुक रखता है, इसलिए इस केस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन पर 72 केसेस दर्ज करवाए हैं और वो हर रोज नामपल्ली कोर्ट से रुजू हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ना मैं बैंकों को धोखा दिया, ना ही डाकाजनी की, ना ही मारपीट की, सिर्फ सियासी मफाद के लिए मुझ पर केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ट्वीट करते हुए बताया कि आज दुनिया भर में सीसी कैमरे नस्ब करने के सिलसिले में हैदराबाद को एयू के ऑर्गेनाइजर की जानिब से किए गए सर्वे में हैदराबाद को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। सीसी कैमरे नस्ब करने के सिलसिले में हैदराबाद लंदन जैसे शहर को भी पीछे कर चुका है। तफसीलात के मुताबिक यूके ऑर्गेनाइजर ने दुनिया भर के 110 शहरों का सर्वे किया, जिसमें हिंदुस्तान के चेन्नई शहर को पहला मुकाम और हैदराबाद को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स ने खरीता टूरिज्म प्लाजा में इजलास मुनक्किद करने के बाद सीएम कैंप ऑफिस पहुंचते हुए जीएचएमसी काउंसिल का इजलास तलब करने और 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स को हलफ दिलाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने 9 मुंतखबा बीजेपी कारपोरेटर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीजेपी की खातून कारपोरेटर ऑटो के जरिए प्रगति भवन पहुंचते हुए एहतजाज किया। विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर रामाराजू ने कहा कि हिंदू समाज जिंदा है तो दुनिया जिंदा है। अच्छा इंसान बनाने का रास्ता सिर्फ हिंदुस्तान ही में ही मिल सकता है। हिंदू समाज के बारे में
हिंदू समाज दुनिया भर के बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है। सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखेगी और हिंदुस्तान सभी को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। जगन्नाथ पीठम के स्वामी ने कहा कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का जो हमने नारा दिया था, उसके लिए अब वक्त आ चुका है और हम बहुत जल्द उस पर काम करेंगे। स्वामी ने इस मौके पर खिताब किया और अपनी खुशी का इजहार किया। जीयर स्वामी जगन्नाथ मठम सीताराम बाग से आज इस भव्य कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ। हमारा एक ही जो संकल्प था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो संकल्प पूरा हुआ। अब हमें वहाँ भव्य मंदिर निर्माण करना है और उसके लिए हम तेलंगाना प्रदेश के सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि वे घर घर से सबका सहयोग होना चाहिए। यही आज हमारा संकल्प है और इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जय श्री राम। आज ये जो देश भर समर्पण निधि का अभियान चल रहा, ये भव्य राम मंदिर निर्माण करने के लिए, जैसा 712 में मोहम्मद बिन कासिम अपने हिंदुस्तान पे एक ऐसा भारी भरकम क्षति पहुंचाए, तो उसका मतलब ये 1200 साल में जो विधर्मियां अपने हिंदुस्तान पे मतांतरीकरण, विध्वंस जो करे, ये लुटेरे जो भी है, तो आज इसका अंत हो गया। क्योंकि आज 1200 साल में दुनिया भर के लोग हम ये समझ गए, जो हिंदू समाज अगर जिंदा है तो आज दुनिया जिंदा है, नहीं तो उसका चिन्ह। क्योंकि ऐसा है, अपने हिंदू समाज के वैसा सबके लिए सोचने वाला एक अच्छा व्यक्ति को बनाने का कहीं भी कोई पंथ में नहीं है। हर पंथ तो विध्वंस और विदुष यही सिखाता, लेकिन कोई अच्छा मानव बनने का तो कहीं भी नहीं दिखता। अगर अच्छा मानव बनना है तो भगवान बनना है, तो उसका रास्ता सिर्फ हिंदुस्तानी बता सकता। तो ये आदर्श पुरुषोत्तम राम भगवान थे, उनका మేము గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ అందరితోటి లక్ష్మీ ఆరాధనలు అలాగే శ్రీమన్నారాయణ ఆరాధనలు నేర్పిస్తూ ఉంటాము. రామ మందిర నిర్మాణం జరగడము మన భారతీయులకి మనది అది హక్కు అయితే మనకి ఇవాల్టి రోజున ఇన్నేళ్లకి లభించడము, దానికి సంబంధించిన దాన ధర్మాలు ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి అనడానికి మనం ఇవాళ రామాలయం కట్టడానికి ఈ వంశస్థులం, మనం ఈ జనరేషన్ వాళ్ళం మనం ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నాం. తర్వాతి జనరేషన్ వాళ్ళకి అలాంటి అవకాశం లేదు. మనకి అలాంటి తెలంగాణలో 9000 గ్రామాలలో ఈ పాటికే हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमात में तकनीकी खराबी के बाद खलल पड़ गया। 2 कॉरिडोर्स में तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल खिदमात रुक गईं। एलबी नगर, मियाँपुर, नागौल, रायदुर्ग रूट पर मेट्रो ट्रेन ताखिर से चल रही हैं। असम्बली स्टेशन के पास मेट्रो रेल 30 मिनट तक के लिए रुक गई, जिसकी वजह से अमीरपेट की सिमत जाने वाले मेट्रो रेल रुक गई। मेट्रो खिदमात में खलल की वजह से खास तौर पर रेल के जरिए दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर सोमाराजू वीरा की क़ियादत में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया और बीजेपी कारकुनों ने आंध्र प्रदेश हुकूमत और वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने सदर रियासती बीजेपी सोमाराजू और बीजेपी कारकुनान को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। तेलंगाना में मुसलसिल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में कमी वाक़ई हुई है। ताज़ा तौर पर पीर के दिन 253 मुस्बित केस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई।
इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,993 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना केसेस में कमी वाक़ हुई। 24 घंटों में 128 नए केसेस हुए। मजमूई तौर पर 8,83,000 से इसकी तादाद तजावुज़ कर गई है। मुल्क में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के तकरीबन 16,000 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं सेहतियाब होने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस की शरह 2.25% से कम हो गई है। मरकजी वजारत बराए सेहत की जानिब से मंगल के रोज जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,375 नए केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 1,03,56,000 से तजावुज़ कर गई है। पीर को नए केसेस की तादाद 16,504 थी। दुनिया में 24 घंटों में 5 लाख कोरोना केसेस हुए। मजमूई तौर पर 8,60,00,000 से तजावुज़ हो गई है। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के मोमिनपेट के करीब खौफनाक सड़क हादसे में आरटीसी बस मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल शोलापोश हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। तेलंगाना रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तयखुन दिया कि रियासत भर में खिदमात अंजाम देने वाले उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। कविता आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफ़द से तबादिले क़ियादत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं और घर में भी उर्दू में बात करते हैं। वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को न सिर्फ दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, बल्कि उर्दू ऑफिसर्स तकर्रुर करते हुए वज़रा, स्पीकर, असम्बली सदर नशीन, कानून साज काउंसिल, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और तमाम कलेक्टर्स और पुलिस के आला ओहदेदारों के दफातर में उर्दू ऑफिसर को मुतयन किया, ताकि उर्दू दां अफराद के दरख्वास्त की एक सुई में ओहदेदारों को मदद मिल सके और उर्दू दां अवाम के मसाइल हल हों। TUWG के वफद में जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी हबीब अली जीलानी के अलावा मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसल, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, इसके अलावा दीगर अराकीन ने मोहतरमा कविता से उर्दू सहीफा निगारों को जियो 239 से को होने वाली दुश्वारियों से वाकिफ करवाते हुए ख्वाहिश की कि उर्दू के छोटे अखबारात के सहाफ़ियों को भी डबल बेडरूम मकानात की फराहमी में फौकियत दे। मोहतरमा कविता ने वफ्द को यह भी तयक़ुन दिया कि TRS हुकूमत उर्दू मीडियम के मदारिस की तरक्की और उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात में हायल दुश्वारियों को दूर करते हुए उर्दू वालों को उनका हक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस एम खानवालकर की सरबराही वाली बेंच 10:30 बजे फैसला सुनाई। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ 5 अर्जियां दायर की गई हैं, जिसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ज़मीन के इस्तेमाल को तब्दील करने की नोटिफिकेशन, माहौलियाती खदशात को नज़रअंदाज करने वगैरह को चैलेंज किया गया है। अदालत ने तवील समाअत के बाद गुज़िश्ता साल 5 नवंबर को फैसला महफूज कर लिया था। इस दौरान अदालत ने नए पार्लियामेंट हाउस के संग बुनियाद को मंजूरी दे दी थी, लेकिन फैसला आने तक मौजूदा ढांचे में किसी किस्म की छेड़छाड़ करने से रोक दिया था। जस्टिस कानविलकर ने 7 अगस्त गुज़िश्ता दिसंबर को मामले के हतमी निपटारा न होने के बावजूद तामीराती काम आगे बढ़ाने के ताल्लुक से गहरी नाराजगी का इजहार किया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था, कोई रोक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेंच की नाराजगी का सामना करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने हुकूमत से हिदायत हासिल करने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने उसी दिन सरकार से बातचीत करके वापस आने के लिए कहा था और कुछ देर के लिए समाअत रोक दी गई थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर मेहता वापस आ गए थे और माफ़ी मांगते हुए अदालत को यकीन दहानी कराई कि कोई तामीराती तोड़फोड़ या पेड़ों की कटाई वगैरह नहीं होगी, संगे बुनियाद रखा जाएगा, लेकिन कोई और तब्दीली नहीं होगी। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट सीज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा बैंक अकाउंट सीज किया गया है और बताया गया कि करोड़ों रुपए के बकाये के सबब ये कदम उठाया गया। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने किसी बकाये से इनकार किया है
और कहा है कि बैंक अकाउंट सीज किए जाने के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी हो रही है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इल्ज़ाम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इसके हाउस टैक्स की शक्ल में 14 करोड़ से ज़्यादा की रकम बकाया है। कॉरपोरेशन का यह भी कहना है कि एएमयू के इस सिलसिले में कई नोटिसें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक टैक्स की अदायगी नहीं की गई है। इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कॉरपोरेशन की कार्रवाई को सिरे से गलत ठहराया है। यूनिवर्सिटी के पीआरओ प्रोफेसर शाफिया कुदवाई ने एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए बताया, क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इससे छूट मिल चुकी है। अपने शौहर को फरोख्त करते हुए अपने और अपने बच्चों की परवरिश करने का अजीबोगरीब वाकया मध्य प्रदेश के सदर मुकाम भोपाल में पेश आया। कहानी थोड़ी सी फिल्मी नौयत की है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एक बीवी ने अपने शौहर के माशूका से 1.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, क्योंकि वह खुद और अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि खातून का शौहर अपनी दफ्तर में काम करने वाली दूसरी खातून से मोहब्बत करता था, जिस पर उसकी बीवी फैमिली कोर्ट में शिकायत की कि इसका शौहर उसके साथ दफ्तर में काम करने वाली खातून के साथ उसका चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वो बीवी और बच्चों की मुनासिब देखभाल नहीं कर रहा है, जिस पर कोर्ट ने उनकी काउंसलिंग करवाने का मशवरा दिया। इस जोड़े को काउंसलिंग सेंटर में तलब किया गया, जहां शौहर ने बताया कि वो अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि इस औरत के साथ रहना चाहता है। उसकी बीवी ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। अपने शौहर को इस खातून के हवाले करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से 1.5 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया, तभी वो अपने शौहर को इसके हवाले कर देगी। शौहर की गर्लफ्रेंड ने मुतालबे को कबूल कर लिया और अपने महंगे अपार्टमेंट के साथ उसे 27 लाख रुपए नकद रकम भी हवाले कर दी। मुंबई की रेलवे अदालत ने आज यहां एक खातून के हवस के शिकार बनने से इनकार करने पर उसे चलती ट्रेन से फेंकने वाले शख्स को इक़दाम कत्ल के मामले में पुलिस तहवील में दिए जाने का हुक्म जारी किया है। मुलजिम को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी की मुकामी क्राइम ब्रांच ने 25 साल खातून मुसाफिर का कत्ल करने की कोशिश करने और उसे चलती ट्रेन से फेंक देने के 3 दिनों बाद गिरफ्तार किया था। शिकायत के इंदराज के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम का सुराग लगाया। फुटेज के मुताबिक वारदात करने के बाद मुलजिम पांडे कोपर खेरना नामी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था। नीज वो इसी इलाके में रहता था। पुलिस को जो इत्तला मिली थी उसके मुताबिक मुलजिम एक फास्ट फूड स्टॉल पर काम करता था। मुकामी क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर HD साठे ने बताया कि एक जाल बिछाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तस्दीक के बाद उसे मजीद तफ्तीश के लिए वडाला जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता कल सुबह 10 बजे शिकायत कुनिंदा खातून वडाला स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी। वो पनवेल नामी मुकाम पर अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। उस वक्त डिब्बे में कोई मुसाफिर नहीं था, वो तन्हा थी। जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई, खातून के बाजू के माजूरों के डिब्बे में मुलजिम भी सफ़र कर रहा था। खातून को तन्हा देखकर वो इसके डिब्बे में दाखिल हो गया और उसके साथ ज़बरदस्ती बोसा लेने के बाद वो उसे जिनसी ज़्यादती का मुतालबा करने लगा। नीज़ खातून ने जब मज़ाहमत की तो मुलजिम मुश्तइल हो गया और उसने उसे घसीट कर वडाला और GTB नगर नामी पुलिस स्टेशन के दरमियान चलती ट्रेन से धकेल दिया, जिसकी वजह से औरत का बाजू फ्रैक्चर हो गया और उसके चेहरे पर चोट आ गई। खातून को जहां मुलजिम ने फेंका था वहां खुशकिस्मती से रेलवे का काम जारी था और वहां मजदूरों की जब उस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने रेलवे पुलिस को मुतला किया और फिर पुलिस ने उसे खातून सिविल 7 हिल अस्पताल में दाखिल किया। पुलिस के मुताबिक पांडे के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में मंशियात के इस्तेमाल के मामले के अलावा एक चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते उनकी सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। डॉक्टर जोशी आज 87 साल के हो गए। वो 5 जनवरी 1934 को पैदा हुए थे। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा, डॉक्टर MM जोशी जी को सालगिरह मुबारक हो। मुल्क के सीनियर तरीन और काबिल एहतराम रहनुमा में से हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। उनका बतौर वजीर और रुकन पार्लियामेंट मिसाली ताउन है। उनकी सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र की ख्वाहिश करता हूँ। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इत्तेहादी हुकूमत में इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर थे। रोक दिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।